जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कल के टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। कल हमने टाइप्स ऑफ सोर्सेज देखा था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और देखा था कि डिपेंडेंट सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप हमने बताए थे: करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, जो कि बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, ये सब बताए थे। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, नेटवर्क सर्किट में डिफरेंस, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, नोड क्या होती है, जंक्शन क्या होती है, ब्रांच क्या होते हैं, लूप, नोड और ब्रांच में क्या रिलेशन होता है, लूप इज नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन, नंबर ऑफ ब्रांचेज माइनस नंबर ऑफ नोड प्लस वन। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आज आपको बताएंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेस। सोर्सेज क्या होते हैं? जो कि एनर्जी प्रोवाइड करें। अब इंडिपेंडेंट सोर्स वो होता है, ये हम बता चुके हैं, कि जिनकी वैल्यू, जिनका मैग्नीट्यूड सर्किट के किसी बाकी पैरामीटर या बाकी एलिमेंट के किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता। इनकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। जैसे 1.5 वोल्ट का सेल हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, 230 वोल्ट का एसी सप्लाई हो गई। ये सारे सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इंडिपेंडेंट सोर्सेस के। इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि हम सर्किट एनालिसिस जब भी करेंगे, सर्किट एनालिसिस या न्यूमेरिकल जब भी करेंगे, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या हैं? आइडियल हैं। और आइडियल सोर्सेज की डिफिनीशन हम यहाँ पर देंगे। इसी वजह से हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, ये 2 टाइप के होंगे, एक डीसी, दूसरा एसी। डीसी वो है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है या कांस्टेंट है। पहली बात, जिसकी पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस, ये फिक्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। एसी में क्या है? मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है। इनकी पोलैरिटी वो फिक्स नहीं होती। इसका एग्जाम्पल साइनोसॉइडल, एसी वोल्टेज या एसी करंट, वेव फॉर्म बना लीजिए। यहां पर देखिए, ये मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। इसके एग्जाम्पल सेल, बैटरी, ये इसका डिनोशन है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि साइनोसॉइडल हो सकता है कि स्क्वायर वेव के रूप में भी आपको मिल जाए, हो सकता है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के रूप में मिल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडियल सोर्सेस, हमने 2 टाइप के सोर्स पढ़े थे, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और आइडियल करंट सोर्स क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है in which terminal voltage does not depend
current does not depend on current through it, जिसका टर्मिनल वोल्टेज इस सोर्स के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड ना करे। इसका मतलब यह हुआ कि आइडियल वोल्टेज सोर्स से हम इनफाइनाइट एनर्जी ड्रा कर सकते हैं। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट एनर्जी कहिए, एनर्जी इस वजह से लिया गया क्योंकि पावर इनटू टाइम, और पावर होता है V इंटू आई। कहने का यह मतलब है कि जिससे भी हम क्या करें, इनफाइनाइट करंट ड्रा कर सकते हैं। इनफाइनाइट करंट ड्रा करने पर भी जिस पर असर ना पड़े वो है आइडियल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, इन विच करंट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज अक्रॉस इट। जिस सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो उस पर डिपेंड ना करे, वो होगा हमेशा आइडियल करंट सोर्स। इससे हम इनफाइनाइट करंट ले सकते हैं, इसके वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना वोल्टेज है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखिए, एक सिंपल सी बात है, हम यहां इस टर्मिनल पर लगाते हैं लोड। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ये वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस मिले, लोड के क्रॉस। सिमिलरली यहां पर हम ये चाहते हैं कि ये करंट पूरा का पूरा यहां पर जाए लोड को, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है वो देख लेते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिकल सोर्स। प्रैक्टिकल सोर्स भी दो टाइप के, एक वोल्टेज और एक करंट सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरीके से ड्रा किया जाएगा। यहां पर है लोड, टर्मिनल वोल्टेज। जैसे ही यहां पर हमने लोड लगाया सर्किट क्लोज हुआ, सर्किट क्लोज होते ही करंट फ्लो हुई। जब करंट फ्लो हुई इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे ही करंट यहां पर फ्लो होगी तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, V माइनस आई इंटू आर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने अभी आइडियल वोल्टेज सोर्स देखा था, वहां पर क्या देखा था कि जो वोल्टेज हमने यहां पर प्रोवाइड किया वो पूरा का पूरा वोल्टेज लोड के क्रॉस मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर वोल्टेज से ये पार्ट क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा, मतलब वोल्टेज क्या हो रहा, कम हो रहा। इसको बोलते हैं ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स, या डीसी अगर है तो हम कहेंगे सोर्स को बैटरी। ये बैटरी का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस ने क्या किया कि इस पूरे के पूरे वोल्टेज को लोड के क्रॉस पहुंचने नहीं दिया, कुछ क्या कर लिया, कम कर लिया। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस इंटरनल कितना होता है, 0। तभी टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता है, सप्लाई वोल्टेज के। तो याद रखिएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस 0। इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से, और R क्या होता है, 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों 0 होना चाहिए वो आपको बता दिए, ताकि यहां का बैटरी का पूरा वोल्टेज लोड के क्रॉस मिल सके। अब आते हैं आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स में क्या था,
ये है करंट सोर्स, यहां पर लगा है लोड, ये करंट सोर्स अगर आइडियल है तो मैं ये चाहता हूं कि पूरी की पूरी करंट कहां जाए, यहां पर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स। ये इफेक्ट क्या होता है इसका, जैसे ही करंट यहां पर पहुंची, करंट यहां पर और यहां पर डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर अगर करंट आई डैश गई तो यहां पर क्या जाएगी, आई माइनस आई डैश, जबकि जानी क्या चाहिए थी, आई। इसका मतलब ये हुआ कि आई डैश हमें जीरो करना है, अगर आई को पूरा का पूरा यहां पर पहुंचाना है, और आई को पूरा का पूरा यहां पर पहुंचाना है तभी पॉसिबल है जब आई डैश जीरो हो। और आई डैश जीरो कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट। क्या हो, इनफाइनाइट। इसका मतलब यह हुआ कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट है तभी करंट डिवाइड नहीं होगी, और करंट डिवाइड नहीं होगी तो पूरी की पूरी करंट इस लोड के क्रॉस मिलेगी। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हमने वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया और यहां पर हमने करंट के पैरेलल में लगा दिया रेजिस्टेंस। करंट के सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगाए, ऐसा इस वजह से नहीं लगाए क्योंकि अगर हम ऐसा बना देते तो एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो हो सकती है, वो क्या कहलाता है, केसीएल। केसीएल यही तो कहता है ना कि चार्ज को ना तो हम एकुमुलेट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते। अब क्या है कि अगर हमारी करंट यहां पर आई है तो यही आई करंट ही इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगी, तो इसके सीरीज रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। सिमिलरली यहां पर वोल्टेज ड्रॉप अगर हम ऐसे दिखा दें, यह है वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस ऐसे दिखा दें, तो आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहां पर वोल्टेज V है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, V। इस वजह से यहां पर इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस किस में होता है, पैरेलल में। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सीरीज एंड पैरेलल combination of sources। सोर्सेज का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखिए, एक मैं सर्किट ड्रा कर रहा हूं, इसमें कल की जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस,
और एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का। ये 10 वोल्ट का बैटरी इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है क्यों? इंडिपेंडेंट सोर्स है क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं और किसी पैरामीटर, ये जो एलिमेंट हैं दो रेजिस्टेंस, इनके किसी पैरामीटर पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। सिमिलरली ये भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि इसका सिंबल इंडिपेंडेंट का कुछ ऐसा होता है और डिपेंडेंट का कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि ब्रांचेस कितनी हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो ब्रांचेस की डिफिनीशन याद कीजिए कि ब्रांच हर एक सर्किट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक सर्किट एलिमेंट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 3 4 5 6 7, तो ब्रांचेस कितनी हो गई? 7। आपसे पूछा जाए नोड कितने हैं? नोड का मतलब मैंने क्या बताया था, जहां पर सर्किट के दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं। इस पॉइंट पर दो एलिमेंट जुड़े, एक 10 वोल्ट की बैटरी और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट नोड ये हो गई। यहां पर 3 एलिमेंट जुड़ गए, तो आप इसको सेकंड नोड भी कह सकते हैं या फर्स्ट जंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जंक्शन में मैंने बताया था जहां पर 2 से ज्यादा एलिमेंट जुड़े वो जंक्शन होती है। यहां पर 2 एलिमेंट जुड़े, एक 10 और एक 3, तो ये नोड 3 हो गई। यहां पर चौथी नोड हो गई, या ये कहिए कि दूसरा जंक्शन हो गया, एक यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो नोड कितने हो गए? 7, सॉरी 5। ये नोड है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर और यहां पर बीच में कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा, तो जो नोड ये है वही ये कॉमन नोड है, सिर्फ इसको अलग करके दिखाया गया है। ठीक है, तो नोड हो गए 5। मेश देख लेते हैं। मेश का मैंने क्या बताया था कि शॉर्टेस्ट लूप, तो शॉर्टेस्ट लूप एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और कोई शॉर्टेस्ट लूप नहीं बनेगा। या मेश या लूप निकालने का दूसरा तरीका क्या बताया था, L इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस 1, तो 7 माइनस 5 प्लस 1 कितना हो गया? 3। और यहां पर आप देखेंगे तो मेश भी कितने आ रहे हैं? 3। लेकिन लूप ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा कैसे होंगे? एक लूप ये बन रहा, चौथा लूप, अगला लूप ये बन रहा, पांचवा लूप। तो लूप तो 5 हो सकते हैं, लेकिन जो मेश होगी वो क्या होगी? 3। अब लूप हो गया, मेश हो गया, जंक्शन हो गया, नोड हो गया, ब्रांचेज हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह हो, ये 2 वोल्टेज सोर्स हैं, ये सीरीज में हैं या पैरेलल में, ये कैसे पता चलेगा? तो ये जानने के लिए
दो चीजें ध्यान में रखनी है, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, करंट का मैग्नीट्यूड। अगर करंट का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो है सीरीज, और अगर करंट डिवाइड हो रही है तो वो क्या है, पैरेलल। जैसे ये यहां पर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, फिर इसके बाद दूसरा एलिमेंट है, फिर इसके बाद तीसरा है। इनमें अगर हम इधर से करंट फ्लो कराएंगे तो एक ही करंट यहां से यहां तक जाएगी, तो इनको क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि करंट का मतलब आप ये समझिएगा कि यहां पर हमने पाइप लगा करके क्या किया है, पानी, अगर इन सभी उसमें एक ही पानी जाएगा तो क्या है, सीरीज। लेकिन अगर हमने एक एलिमेंट ये लगाया, आगे जा करके कुछ इस तरीके से इसको क्या कर दिया, ये दो एलिमेंट हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी। तो जो पानी या जो करंट यहां से जाएगा वो इस नोड पर पहुंच करके दो भागों में बटेगा, और जहां पर बटेगा, जैसे ही बटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये किस में है, पैरेलल में, तो ये दोनों तो हो गए पैरेलल में। ठीक, अब इनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है, अभी इसको हम आगे देख लेंगे कि ये क्या करना है इसका, पहले सीरीज पैरेलल पढ़ रहे हैं तो सीरीज पैरेलल ही देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ये होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल को डबल लाइन से शो करते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में करंट एक ही फ्लो होगी, जितने भी एलिमेंट सीरीज में होंगे उनमें करंट क्या होती है, सेम, और वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है, मतलब डिफरेंट होता है, अलग अलग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक इसका उल्टा होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम, और करंट क्या होती है, डिवाइड होती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जो भी घरों में वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है। क्यों, इसका भी देख लीजिए। सपोज ये है वोल्टेज, ये एक पंखा लगा है हमारे पास, फैन, इधर एक बल्ब लगा है। एक टाइम पर आप पंखा भी चला सकते हो, एक टाइम पर बल्ब भी चला सकते हो, एक ही टाइम पर दोनों चला सकते हो। फैन की वर्किंग कभी भी बल्ब पर डिपेंड नहीं करेगी और बल्ब की वर्किंग कभी भी फैन पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेज यहां से करंट ले रहे हैं, और एक करंट यहां पर चली जा रही है, दूसरी करंट इधर चली जा रही है। लेकिन अगर यही सीरीज में लगे होते, ये वोल्टेज, पहले हमने फैन लगाया और फिर बल्ब लगा दिया, हमने यहां से वोल्टेज दिया, करंट फ्लो हुई। अब अगर फैन डिफेक्टिव है, यहां पर शॉर्ट है या ओपन है, तो कभी भी ये करंट इधर जंप नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि करंट तो उसको एक पाथ चाहिए और ये पाथ गड़बड़ है। अब यहां पर बल्ब की वर्किंग किस पर डिपेंड कर रही, फैन पर, या
बल्ब अगर गड़बड़ हो गया, बल्ब में कोई करंट नहीं फ्लो हुई, हमने बल्ब यहां से निकाल लिया, सर्किट कंप्लीट नहीं किया, तो फिर क्या हुआ कि करंट यहां से यहां तक तो जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसको ओपन पाथ मिल जाएगा, और ओपन पाथ में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, अब जब ओपन पाथ पर करंट नहीं फ्लो होगी तो इन दोनों की वर्किंग एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। तो याद रखिएगा, डोमेस्टिक वायरिंग जितनी भी होगी वो किस में होगी, पैरेलल में। और सीरीज कहाँ होती है, ये होती है जो शादी ब्याह में लाइटिंग होती है, घरों को सजाने के लिए झालर लगाते हैं ना, वो सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। आप लोग देखते भी होंगे वहां पर जब वो लोग चेक करते हैं तो एक बल्ब अगर कोई बीच में गड़बड़ है, अगर उसको डिफेक्टिव ढूंढ करके अगर उन्होंने सही कर दिया तो आगे की कुछ रो उनकी जलने लगती है, इसी तरह वो आगे ऐसे कंटिन्यू चेक करते हैं। तो सीरीज और पैरेलल का ये मतलब है। अब देखिए, अगर वोल्टेज सोर्स सीरीज में है तो इनका एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बनाया जा सकता है। ये है 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, ये है प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस के बाद क्या पड़ा, माइनस। किसी भी एक तरफ से आप चलिए, चाहे इधर से चलिए चाहे उधर से चलिए, मैं इधर से चल रहा हूं तो प्लस के बाद क्या पड़ा, माइनस, फिर प्लस के बाद क्या पड़ा, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन तीनों में क्या है, एक ही है। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट वोल्टेज V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम। तो कितना हो गया, 21 वोल्ट। सिमिलरली अगर यही सर्किट ऐसा है, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, कुछ ऐसा है, करंट इधर से निकली, यहां पर पोलरिटी आप डिसाइड कीजिए, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। 5 और 10 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 6 क्या कर रहा है, अपोज कर रहा। अपोज आप चाहे इधर से देख लीजिए प्लस प्लस से, या इधर से देख लीजिए माइनस माइनस से। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 और 5 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, 6 अपोज कर रहा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। बात समझ में आ गई। तो अगर सोर्स सीरीज में है तो आप उनको हटा करके एक इक्विवेलेंट सोर्स लगा सकते हैं। सिमिलरली करंट टू एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। अगर हमें इनका इक्विवेलेंट एक करंट सोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन से करंट आप भेज लीजिए और देख लीजिए कि इनमें सभी पैरेलल ब्रांच में डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है तो इनको ऐड कर दीजिए। तो 5 + 3 + 2 10 एम्पियर, तो एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा सकते हैं इनको हटा करके। सिमिलरली अगर किसी का डायरेक्शन अपोजिट है, 2 एम्पियर इधर है, 3 एम्पियर इधर है और 5 एम्पियर इधर है, तो इसमें क्या है कि 2 और 5 की डायरेक्शन एक है और 3 की अपोजिट है, तो 5 + 2 7, 7 - 3 4। 4 की डायरेक्शन क्या होगी, जो 5 और 2 की होगी, क्योंकि 5 और 2 क्या हो रहा है, 7, 7 ज्यादा है, तो इसका मतलब कि 4 एम्पियर का करंट सोर्स आप लगा सकते हैं
इसको हटा करके। बात समझ में आ गई? वोल्टेज सीरीज में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होंगे, करंट पैरेलल में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। करंट को सीरीज में अगर हमने कर दिया, सपोज ये लिखा, ऐसे बना दिया, 2 एम्पियर ये, 5 एम्पियर ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये केसीएल फॉलो नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि 5 एम्पियर यहां है, इधर से जा रहा है, और 2 एम्पियर आगे जा रहा है। इसका मतलब कि 3 एम्पियर का चार्ज यहां पर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा। जबकि केसीएल क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। मतलब किसी नोड पर आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। अब इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर अगर हमने 5 एम्पियर दिया, उसके आगे सीरीज में 2 एम्पियर लगा दिया, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा केसीएल क्या हो गया, फेल हो गया। इसीलिए हमने वहां पर सीरीज और पैरेलल में ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिए। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि ये 5 वोल्ट है इधर, और इधर है 10 वोल्ट, तो ये क्या हो रहा है, वायलेट कर रहा है। किसका वायलेशन कर रहा है? केवीएल का। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम, और यहां पर वोल्टेज सेम नहीं है। ये दोनों सोर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक दूसरे के पैरेलल में मिनिमम वोल्टेज ही आपको कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि 5 वोल्ट क्या करेगा, अगर हम उस पर 10 वोल्ट दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सोर्स रहेगा ही नहीं। और इसी तरह अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट बियर कर सकता है, तो इसका इक्विवेलेंट हम जनरली अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसके कॉम्बिनेशन में, जो भी हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज समझाया, उसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं दिखाया। करंट का हमने पैरेलल में दिखाया और वोल्टेज का सीरीज में। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें डायरेक्ट फार्मूला ही देखते हैं, क्योंकि इसमें बताने का कुछ नहीं है। वो डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा, फिर उसको बता देंगे। लेकिन जहां तक अभी है, अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं तो 2, 3 हैं तो 3, 4 हैं तो 4, सारे सारे RN। मतलब रेजिस्टेंस का डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, सम। किसमें है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको बोलते हैं V1, और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको बोलेंगे V2। वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी प्लस माइनस कैसे डिसाइड किए वो आगे बता देंगे आपको, जब हम केवीएल केसीएल पढ़ेंगे। अभी का मतलब ये समझ लीजिए, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R1, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट या एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब ये हुआ कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
R1। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या है? सेम। इसको ये इस तरह कह सकते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप उस रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, है या नहीं? सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा? I इंटू R2, तो V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। इसका ये मतलब हुआ कि सीरीज में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप उस रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, या ये कहिए कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप उसमें उतना ही ज्यादा होगा। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जानेंगे कि पैरेलल है? बता रखे हैं आपको कि जहां पर भी करंट डिवाइड हो वहां पर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो जो वोल्टेज R1 के क्रॉस है वही R2 के क्रॉस है। जब वोल्टेज सेम है तो करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1 और I2 इज इक्वल टू V बाई R2। यहां से टोटल करंट I आ रही होगी, वही इन दोनों ब्रांचेज में डिवाइड हुई है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R1 प्लस V बाई R2। I को ये लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहां से आपका फेमस फार्मूला डेराइव हो जाएगा कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, यहां पर दो ही हैं तो दो ही लिखेंगे, अगर n होते तो इसी के आगे R3 प्लस Rn तक लेते जाते। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है वो ये है जरूरी कि पैरेलल में अगर मैं I1 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो I1 क्या है? V बाई R1, मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये क्या शो कर रहा है कि अगर पैरेलल ब्रांच में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो हमेशा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस ब्रांच में करंट क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ गई? जिस भी ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस ब्रांच में हमेशा करंट कम होगी, लेकिन पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज क्या होगा? बराबर होगा। मतलब यहां पर जो वोल्टेज R1 के क्रॉस वही वोल्टेज है R2 के क्रॉस। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि इन पैरेलल सर्किट करंट डिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक लास्ट और आज देख लेते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये फार्मूला जो है ये आपको याद रखना है। वो याद कैसे रखना है वो देखिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R1 मानूं, इसका रेजिस्टेंस R2 मानूं, इसका रेजिस्टेंस R3 मानूं। मैंने रेजिस्टेंस यहां पर दिखाया नहीं, अगर आपको दिखाना हो तो दिखा दीजिए। ये R1, यहां पर लगा है R2, यहां पर लगा है R3। ये है स्टार। स्टार में एक कॉमन पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। अगर मैं इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा
तो डेल्टा कैसे बनेगा यहां पर, ऐसे, ये है डेल्टा। अब आपको ध्यान ये देना है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अगर मुझे डेल्टा की ये वाली लाइन चाहिए तो ये किन दो स्टार की ब्रांच से जुड़ी है, 1 और 2 से। तो इसका मतलब कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 + 2 + 1 × 2 डिवाइडेड बाई थर्ड, ये वाला ब्रांच। तो इसका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, R1 + R2 + R1 R2 डिवाइडेड बाई R3। सिमिलरली यही ट्रिक यहां पर अप्लाई कीजिए कि ये स्टार के किन दो ब्रांचेस से जुड़ी है, 1 और 3 से। तो हो जाएगा R1 + R3 + R1 R3 डिवाइडेड बाई R2। सिमिलरली ये वाला, ये किससे जुड़ा है, 2 और 3 से। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 + R3 + R2 R3 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। ठीक, ये तो किससे हुआ, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। अब देखते हैं डेल्टा टू स्टार। ये है डेल्टा। डेल्टा की पहचान क्या है कि हमेशा क्लोज्ड लूप बनाएगा, क्लोज्ड लूप, यहां पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टार में, कुछ इस तरीके से। यहां पर पहले अंदर बना लीजिए स्टार। यहां इस वाली ब्रांच को देखिए, ये वाली को, ये वाली, ये देखिए, ये ब्रांच डेल्टा की किन दो ब्रांच से जुड़ी है, 1 और 2 से। 1 और 2 से ही तो जुड़ी है ये वाली ब्रांच। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 × R2 डिवाइडेड बाई तीनों का सम, R1 + R2 + R3। तो इसका क्या हो गया, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 + R3। सिमिलरली ये वाली ब्रांच निकालिए, ये डेल्टा की किन दो ब्रांच से जुड़ी है, R2 और R3 से। तो क्या हो जाएगा, R2 R3 डिवाइडेड बाई तीनों का सम। ये तीन कौन से हैं, ये डेल्टा वाले। सिमिलरली ये वाली ब्रांच का क्या हो जाएगा, R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 + R2 + R3। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।